हेलो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के लेक्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। उस कॉन्सेप्ट का नाम है फंक्शन। फंक्शन जो है मैथमेटिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मैथ के एवरी ब्रांच में फंक्शन का उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। या तुम कैलकुलस लो, ट्रिग्नोमेट्री लो, अलजेब्रा लो, हर जगह आपको फंक्शन दिखाई पड़ेगा। तो फंक्शन जो है इसको आपको अच्छी तरह से समझना है। ये आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, तो इसको आप ध्यान से देखना, एंड तक वीडियो को देखना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि इस तरह का कंटेंट्स लेकर हम बार बार आपके सामने आता रहूं। तो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फंक्शन। देखो, फंक्शन क्लास 11। देखो, फंक्शन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। फंक्शन जो है रिलेशन का एक विशेष टाइप होता है, जो रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, फंक्शन भी एक रिलेशन ही है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस होता है। कुछ कंडीशन के आधार पर हम लोग इसको समझते हैं कि जितने भी रिलेशंस हैं सब फंक्शन नहीं होता, लेकिन जितने भी फंक्शंस हैं सब रिलेशन होता है। ठीक है, तो फंक्शन जो है एक स्पेशल प्रकार का रिलेशन ही होता है। ठीक है, इसको देखो, इसका जो डिफिनेशन है, लेट ए एंड बी बी टू नन एम्प्टी सेट्स। मान लो कि ए और बी दो नन एम्प्टी सेट्स है। ठीक है, a relation f from a to b is called a function। कोई रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे फ्रॉम ए टू बी यदि पहला फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए मतलब ए में जितने भी एलिमेंट हैं उसके लिए हमको बी में एक एलिमेंट मिलता है। ठीक है, हमको बी में एक एलिमेंट मिलता है। इस तरह से मिलता है कि ए बी बिलोंग्स टू एफ। ये ऑर्डर पेयर इस फंक्शन में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है, अगर ए बी बिलोंग्स टू एफ, ए सी बिलोंग्स टू एफ, तो इसका मतलब बी इक्वल टू सी। अगर ए बी बिलोंग्स टू एफ है, ये ऑर्डर्ड पेयर एफ में है, ये ऑर्डर्ड पेयर एफ में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट कंपोनेंट दोनों का सेम है। ठीक है, तो फर्स्ट कंपोनेंट अगर सेम है तो b बराबर c होना चाहिए। b बराबर c होना चाहिए। तो बच्चों, ये डेफिनेशन है, पर इससे आपको समझ में कुछ नहीं आया होगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छी तरह से। देखो बच्चों, रिलेशन तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, रिलेशन तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब रिलेशन जो क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। और फंक्शन भी एक रिलेशन है, तो फंक्शन भी ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा। फंक्शन भी ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा। ठीक है, तो मान लो कि ए बराबर 1 2 3 है। ठीक है, और बी बराबर 4 5 6 है। इस तरह से आपको दिया हुआ है, 4 5 मान लो। ठीक है, ये 4 5 दिया हुआ है। अब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी तो क्या हो जाएगा, 1 4। ठीक है, 1 5। ठीक है, 2 4, 2 5, फिर 3 4, 3 5। ठीक है, ये क्रॉस बी मिल गया। अब इसका जो सबसेट होगा वो रिलेशन कहलाता है।
इसका जो सबसेट होगा वो रिलेशन होगा। मान लो कि हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं F1, ठीक है, इसमें हम लेते हैं 1 4 1 5 2 4 3 4, ठीक है, एक रिलेशन हो गया F1। दूसरा रिलेशन लेते हैं 1 4 2 4 3 5, ठीक है। तीसरा रिलेशन हम लेते हैं को 1 4 2 4 2 5 3 5, ठीक है। बच्चों देखो, ये भी इसका रिलेशन है, ये भी इसका रिलेशन है, ये भी इसका रिलेशन है, लेकिन ये तीनों को हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, ये तीनों को हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, इसे ध्यान दो। फंक्शन होने के लिए ये 1 2 3 जो है, ये जो है 1 2 3, एक का जो एलिमेंट है 1 2 3, 1 2 3 का ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। ये तीनों का किसी न किसी के साथ ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। सबसे पहली बात, ये तीनों का होना चाहिए, ठीक है। जो रिलेशन बनेगा उसमें ये तीनों का ऑर्डर पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, किसी नंबर के साथ, इसके किसी भी नंबर के साथ। दूसरा है कि कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो, ए के सभी एलिमेंट, ए के सभी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं होना चाहिए, फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं होना चाहिए। बच्चों, जब ये दोनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई होता है तब बोलेंगे कि वो फंक्शन है। अब यहां आइए हम लोग देखते हैं। देखो 1 4 1 5, इसका देखो फर्स्ट कंपोनेंट दोनों का सेम आ गया, ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट दोनों का सेम आ गया। जबकि कहता है कि फर्स्ट कंपोनेंट दोनों का एक नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसमें तो ये ये वाला जो है ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इसलिए बच्चों ये फंक्शन नहीं हुआ। दूसरा, यहां देखो 1 4 2 4 3 5, अब यहां देखो 1 2 3 है। अब 1 के साथ भी इसका एक ऑर्डर पेयर है, 2 के साथ भी ऑर्डर पेयर है, 3 के साथ भी ऑर्डर पेयर है। मतलब इसमें जो जो एलिमेंट है सबका इसमें ऑर्डर पेयर बना हुआ है ना, इसमें ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है। तो बच्चों, और दूसरी चीज कि कोई भी दो इसमें ऑर्डर पेयर नहीं है जिसका फर्स्ट कंपोनेंट आपका सेम है। सब कंपोनेंट अलग अलग, देखो फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है ना, अलग अलग है कि नहीं है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, सेम नहीं है पहला कंपोनेंट। तो बच्चों ये दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये आपका फंक्शन हो गया। यहाँ देखो क्या होता है, 1 4 2 4 2 5 3 5, यहाँ देखो 1 का भी पेयर है, 1 का पेयर है, 2 का भी पेयर है, 2 का भी पेयर है, ऑर्डर पेयर है, 3 का भी ऑर्डर पेयर, 3 का भी ऑर्डर पेयर। तीनों एलिमेंट का ऑर्डर पेयर इसमें है, लेकिन एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। यहां देखो फर्स्ट कंपोनेंट दोनों का सेम हो गया, फर्स्ट कंपोनेंट दोनों का आपका सेम हो गया, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो फंक्शन होने के लिए
जब हम इसको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में फंक्शन को जब हम लिखते हैं, ठीक है, तो इसमें दो चीज आपको ध्यान में रखना है। पहला कि कोई भी दो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो है कि ये जो सेट है जो हम लोग ए क्रॉस बी लेते हैं, ठीक है, तो ये जो सेट है फर्स्ट सेट ए, इसका जितना भी एलिमेंट है, इसका जितना भी एलिमेंट है, ये सब का ऑर्डर्ड पेयर इसमें होना चाहिए, कोई भी मिस नहीं करना चाहिए। जैसे 1 2 का ले लेंगे और 3 गायब हो जाएगा तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, ये भी एक रिलेशन है, ये जो फंक्शन हुआ ये भी एक रिलेशन है, लेकिन इसमें दो कंडीशन आपको लगाया गया है फंक्शन होने के लिए। फंक्शन होने के लिए आपको दो कंडीशन लगाया गया है, ठीक है। तो ये भी एक रिलेशन है। तो रिलेशन फंक्शन क्या है, एक विशेष प्रकार का रिलेशन ही है, लेकिन इसमें दो कंडीशन लगाया गया, ठीक है, फंक्शन होने के लिए। बच्चों ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शन क्या नहीं होता है, ठीक है। और फंक्शन को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, if such that a to b, f is a function from a to b। या फंक्शन को मैपिंग भी बोला जाता है, मैपिंग या मैप्स, ठीक है, या करस्पॉन्डेंस, ये सब फंक्शन का सिनोनिम्स है, ठीक है। तो f इज ए फंक्शन फ्रॉम a to b या f मैप्स a to b, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, f मैप्स a to b, f देखो f मैप्स a to b, या f is a function, f is a function from a to b, ठीक है बच्चों। इस तरह से भी हम लोग इसको पढ़ते हैं फंक्शन को, और इसका सिंबल इस तरह से हम लोग दिखाते हैं, f such that a to b, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो a है इसको बोला जाता है डोमेन, और इसको बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है। ए हो गया डोमेन, ये हो गया कोडोमेन। अगर मान लो फंक्शन आपको इस तरह से दिया हुआ है n r, इसका मतलब डोमेन हो गया आपका नेचुरल नंबर, कोड डोमेन होगा आपको रियल नंबर, ठीक है। ये कोड डोमेन हो गया, आई हो गया आपका डोमेन, ठीक है। तो डोमेन कोड डोमेन, अब देखो डोमेन क्या होता है, हम लोग रिलेशन में भी पढ़ चुके हैं, सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट का सेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लो कोई फंक्शन इस तरह से डिफाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मान लो कोई फंक्शन है, तो इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये आपका डोमेन कहलाएगा, ठीक है। तो डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, डोमेन क्या एक सेट है, तो जाएगा 1 3 5 7, ठीक है, ये आपका डोमेन हो गया। कोड डोमेन क्या हो जाएगा, कोड डोमेन ऑफ एफ, कोड डोमेन जो होता है बच्चों, कोड डोमेन अगर ए से बी में है, ठीक है, तो कोड डोमेन ऑफ बी को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सेकेंड है इसको कहा जाता है रेंज, यहाँ पर जो सेकेंड क्वाड्रेंट है इसको बोलते हैं रेंज, ठीक है, रेंज ऑफ एफ। तो रेंज हो जाएगा आपको 2 4 6 8, इस तरह से ये रेंज हो गया। तो डोमेन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट का जो सेट है इसको बोलते हैं डोमेन, सेकेंड कंपोनेंट का जो सेट है इसको बोलते हैं रेंज, ठीक है। अब जो है कोडोमेन,
फंक्शन अगर इस तरह से डिफाइन है तो ये पूरा जो सेट है बी, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है, हाँ इसको बोला जाता है कोडोमेन। ठीक है, इसको बोला जाता है कोडोमेन। जैसे इसको अगर हम डायग्राम से दिखाएंगे, देखो इस तरह से, तो डोमेन में क्या आ गया, डोमेन में आ गया 1 3 5 7। ठीक है, अब ये सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है, तो ये तो आपका डोमेन हो गया और ये फंक्शन एफ है। ठीक है, अब इसमें मान लो कि एलिमेंट है आपको 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, इस तरह से है। ठीक है, ये बी सेट बी है, सेट बी में आपको 1 2 3 4 6 7 8 9 है। ठीक है, तो ये पूरा जो है ना ये सेट, इसको बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, तो ये कोडोमेन में पूरा आपको सेट आ गया। देखो ये पूरा बी, बी में जो जो भी एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 8 9। ठीक है, ये आपका कोडोमेन हो गया और ये आपका डोमेन हो गया 1 3 5 7। और रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है, वन देखो, वन 1 2, 1 का 2 के साथ रिलेशन है, ये 3 का 4 के साथ रिलेशन है, ये 5 का 6 के साथ रिलेशन है, ये 7 का 8 के साथ रिलेशन है, ये हो गया। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है बी में जिस एलिमेंट से रिलेटेड है, जिस एलिमेंट से रिलेटेड है उसका जो सेट है उसको बोलते हैं रेंज। ठीक है, तो ये इसका पूरा एलिमेंट 1 3 5 7 ये रिलेटेड है 2 4 6 8। ठीक है, तो रेंज हो गया 2 4 6 8। ठीक है, बात आ रही समझ में। इसका जितना भी एलिमेंट है बी के जो जो एलिमेंट के साथ एसोसिएट है, रिलेटेड है, उसका जो सेट होगा, इसका जो सेट होगा उसको बोलेंगे रेंज। और ये टोटल जो एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट सेट बी में, सेट बी में पूरा एलिमेंट है, इसको बोलेंगे कोडोमेन। ठीक है, तो ये हो गया आपको डोमेन, ये हो गया कोडोमेन और ये हो गया आपका रेंज। ठीक है, तो ये तीन टर्म है इसमें, डोमेन कोडोमेन रेंज। इसके बाद देखो 1 का इमेज 2 है, इसको इमेज भी बोलते हैं। 1 का इमेज 2 है, 3 का इमेज 4 है, 5 का इमेज 6 है, 7 का इमेज 8 है। ठीक है, ये इमेज है, इसको इमेज भी बोलते हैं। जो रेंज है ना उसको इमेज भी बोलते हैं। बात आ गई समझ में। 1 का इमेज 2, 3 का इमेज 4, 5 का इमेज 6, 7 का इमेज 8। ठीक है, और इसको बोलते हैं प्री इमेज। 2 का प्री इमेज 1 है, 2 का प्री इमेज 1 है, 4 का प्री इमेज 3 है, 6 का प्री इमेज 5 है, 8 का प्री इमेज 7 है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्री इमेज और इसको बोलते हैं इमेज। सबको नहीं बोलेंगे, जिसके साथ ये रिलेट कर रहा है, ठीक है, उसी को इमेज बोला जाता है। ये इमेज है, ये इमेज है, ये इमेज है। ठीक है, इसका जो सेट बनाएंगे तो वो कहलाएगा रेंज। 2 4 6 8 को जब हम लोग सेट के रूप में लिखेंगे तो वो कहलाएगा रेंज। ठीक है, तो प्री इमेज हो गया 1 3 5, ये सब इमेज हो गया। तो बच्चों इसमें आपको कितना टर्म आ गया, पहला तो ये डोमेन हो गया, ये सेट एक क्या हो गया डोमेन, ये क्या हो गया आपको कोडोमेन हो गया। ठीक है, इसका ईच एलिमेंट जो है जिसके साथ रिलेट है उसका जो सेट बनेगा उसको बोलेंगे रेंज। ठीक है, और 1 का इमेज 2, 3 का इमेज 4, 5 का इमेज 6, 7 का इमेज 8। ठीक है, और ये प्री इमेज हो गया, इधर से उल्टा करेंगे तो ये प्री इमेज है। 2 का प्री इमेज ये हो गया है ना, 4 का प्री इमेज कितना है 3, 6 का प्री इमेज कितना है 5, 8 का प्री इमेज कितना है 7। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखना,
ये जो है सेट ए में जो एलिमेंट है इसको हम लोग एक्स मानते हैं, ठीक है। एक्स जो है ए के जितना भी एलिमेंट है उसको ये डिनोट करते हैं हम लोग एक्स से, ठीक है। और इसका जो इमेज बनता है, इसका जो इमेज बनता है इसको हम लोग लिखते हैं वाई से, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं वाई से, और वाई को बच्चों एफ एक्स भी लिखा जाता है, एफ एक्स। तो देखो एक्स और एफ एक्स, एफ एक्स हो गया फंक्शन, एफ एक्स को हम वाई से भी लिखते हैं, मतलब एफ एक्स बराबर वाई होता है, ठीक है। एक्स क्या हो गया, आपका इनपुट हो गया। ये फंक्शन के अंदर जब हम एक्स का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, तो आपको वाई का वैल्यू मिलता है। जब हम एक्स का वैल्यू कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो आपको एक्स का वैल्यू मिलता है। जैसे अभी जो फंक्शन था, अभी जो फंक्शन डिफाइन किए थे 1 2, ठीक है, 2 3 3 4 4 5, मान लो कि ये कोई फंक्शन है, ठीक है। ये है आपका एक्स और ये है आपका वाई, ये है आपका एक्स और ये है आपका वाई, ठीक है। इस वाई को हम एफ एक्स भी लिखते हैं, मतलब कि यहाँ पे जब हम एक्स का वैल्यू 1 पुट करते हैं, जैसे एक्स का वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो आपको मिलता है 2, है ना। एक्स ये फंक्शन है, फंक्शन को एफ एक्स लिखते हैं, तो इस फंक्शन में एक्स क्या है, डोमेन है। एक्स क्या है, आपका डोमेन है, ठीक है। तो इस डोमेन डोमेन क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, ठीक है। डोमेन क्या है आपका 1 2 3 4 है। तो ये एक्स का वैल्यू हो गया, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 3, एक्स बराबर 4, ये एक्स का वैल्यू हो गया, मतलब वो डोमेन का वैल्यू है। तो जब हम फंक्शन में, देखो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम फंक्शन में एक्स पुट करते हैं, देखो यहाँ f1 वैल्यू मिलता है आपको 2, यहाँ जब फंक्शन में 2 पुट करते हैं तो वैल्यू मिलता है 3, यहाँ जब फंक्शन में 3 पुट करते हैं तो वैल्यू मिलता है 4, यहाँ जब हम 4 पुट करते हैं तो वैल्यू मिलता है 5, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये जो वैल्यू मिला ये आपका हो गया रेंज या इमेज, इसका जो सेट होगा वो आपका हो जाएगा रेंज। और इसके अंदर जो वैल्यू रखा हुआ है ये एक्स का वैल्यू है और ये वाई है, एक्स है, ये वाई है, एक्स है, वाई है, एक्स है, वाई है, ठीक है। तो वाई क्या होता है, एक्चुअली रेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ठीक से समझ में आ गया। अब देखो इसका एक दूसरा डेफिनेशन भी होता है फंक्शन का, फंक्शन एज ए करस्पॉन्डेंस। इसका एक दूसरा डेफिनेशन भी है, फंक्शन एज ए करस्पॉन्डेंस। तो इसमें कह रहा है कि लेट ए एंड बी बी टू empty sets, ठीक है, empty set, then a function f from then a function f from a to b, a to b is a rule, is a rule or method which associates which associates elements of a
each element of A to elements of B such that first such that all elements of A are associated to elements of B, elements of B. दूसरा, an element of set A an element of set A is associated to unique element in B. बच्चों दूसरा डेफिनेशन ये, इसको बोलते हैं फंक्शन एज ए करस्पॉन्डेंस। इसमें क्या करा है कि ए और बी दो एम्प्टी सेट्स है। द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज ए रूल। फंक्शन क्या है? एक रूल है। फंक्शन क्या है? एक रूल है, एक मेथड है, ठीक है। इज ए रूल और मेथड विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ ए के प्रत्येक एलिमेंट को टू एलिमेंट्स ऑफ बी, ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट के साथ वो एसोसिएट्स करता है। फंक्शन क्या है? एक रूल है और उस रूल के द्वारा ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। अब कैसे किया जाता है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स ऑफ बी। ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं बी के किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए, ठीक है। पहला कंडीशन है। अभी ऊपर भी हम लोग पढ़े थे उस डेफिनेशन में कि ए का जितना भी एलिमेंट है सबका ऑर्डर पेयर बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जितना भी एलिमेंट्स है ए का सबका बी के साथ किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएशन होना चाहिए। बी में एलिमेंट छूट जाए, ए का एलिमेंट आपको नहीं छूटना चाहिए। इसमें जितना भी एलिमेंट है सबको एसोसिएशन होना चाहिए, सब किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। पहला हो। दूसरा कह रहा है एन एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड यूनिक एलिमेंट इन बी। अब कह रहा है ए का जो एलिमेंट है बी में किसी एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए, एक यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए, ठीक है बच्चों। पहला कंडीशन क्या हो गया कि जितना भी एलिमेंट है सबका एसोसिएशन होना चाहिए बी के एलिमेंट के साथ। दूसरा कह रहा है कि एसोसिएशन तो होगा, ठीक है, रिश्ता तो बनेगा, संबंध तो बनेगा, लेकिन किसी एक के साथ, ठीक है, एक से अधिक के साथ नहीं। दोस्ती बनाना है तो सिर्फ एक के साथ, एक से अधिक दोस्त आपको नहीं बनाना है, ठीक है बच्चों। मतलब अगर आपको टारगेट करना, कोई अगर मान लो कि गोली चला रहा है, टारगेट कर रहा है, तो सिर्फ एक ही व्यक्ति को टारगेट करेगा। एक बार में दो व्यक्ति को टारगेट नहीं कर सकता है ना। तो वो एक ही व्यक्ति को टारगेट करेगा। इस तरह से आप उसको ध्यान में रखना है। जैसे मान लो सेट ए है, सेट बी है, ठीक है, सेट ए है, सेट बी है।
ये फंक्शन डिफाइन है F1, एलिमेंट है 1 2 3 4, इधर में एलिमेंट A B C D E, ठीक है। दूसरा सेट ए है 1 2 3 4, सेट बी है A B C D E, ये फंक्शन आपका है F2 सेट बी। तीसरा है सेट ए सेट बी, फंक्शन है F3 1 2 3 4 A B C D E। चौथा है सेट ए सेट बी, फंक्शन है F4 1 2 3 4 A B C D E, ठीक है। चार सिचुएशन यहाँ पे दिया गया है। 1 जो है D के साथ रिलेटेड है, 2 जो है B के साथ रिलेटेड है, 4 E के साथ रिलेटेड है। इसमें कह रहा है 1 A के साथ रिलेटेड है, 2 B के साथ रिलेटेड है, 3 भी B के साथ रिलेटेड है, 4 D के साथ रिलेटेड है। 1 A के साथ रिलेटेड है, 2 B के साथ रिलेटेड है, 3 C के साथ रिलेटेड है, 4 C के साथ, 4 E के साथ रिलेटेड है। इसमें कह रहा है 1 B के साथ रिलेटेड है, 2 C के साथ, 3 D के साथ, 4 E के साथ। बच्चों यहाँ पे देखो फंक्शन को कौन सा डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। आइए यहाँ पे देखते हैं। 1 का तो एक इमेज आपको मिल रहा है D, 2 का इमेज मिल रहा है B, 4 का इमेज मिल रहा है E, लेकिन एक एलिमेंट यहाँ पे छूट गया, ठीक है। डेफिनेशन में क्या कह रहा था कि कोई भी एलिमेंट इसमें बचना नहीं चाहिए, सभी का इधर में कोई ना कोई एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो शर्त यहाँ पे पूरा नहीं हो रहा है ना। ये शर्त पूरा हो रहा है कि एक का एक ही है, 2 का भी एक ही है, 4 का भी एक ही है, मतलब एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट, ठीक है। यूनिक एलिमेंट के साथ उसका रिलेशन होना चाहिए, सिर्फ एक ही को टारगेट करना चाहिए, ठीक है। तो 1 जो है इसको टारगेट किया, 2 इसको टारगेट किया, 4 इसको, लेकिन 3 बच गया, ठीक है। 3 बच गया बच्चों, तो ये आपका रिलेशन नहीं हुआ। यहां देखो 1 ए के साथ रिलेटेड है, 2 बी के साथ, 3 बी के साथ, 4 डी के साथ रिलेटेड है, ठीक है। अब यहां पर देखो इसमें कोई भी एलिमेंट बचा हुआ है नहीं, बचा हुआ है, सबका इधर में किसी न किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन है, ठीक है। तो ये कंडीशन तो पूरा हो गया। दूसरा 1 जो है सिर्फ एक को टारगेट कर रहा है, 2 भी जो है सिर्फ एक ही को टारगेट किया है, 3 भी सिर्फ एक ही को टारगेट किया है, 4 भी सिर्फ एक ही को टारगेट किया है। ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे व्यक्ति एक ही है, आईसी को ये दोनों टारगेट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है ये दोनों सिर्फ बी को टारगेट कर रहा है, एक ही व्यक्ति एक ही ऑब्जेक्ट को वो टारगेट कर रहा है, ठीक है। मतलब 2 का इमेज बी है, 3 का भी इमेज बी है, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो बच्चों ये आपका फंक्शन हो गया। यहां पर देखो 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 के साथ सी के साथ,
4 का सी के साथ और फिर 4 का ई के साथ। देखो 4 जो है एक साथ दो को टारगेट कर रहा है, ये कैसे होगा? एक साथ हम जब भी टारगेट करेंगे तो एक ही को करेंगे, एक से अधिक को तो टारगेट कर नहीं सकते। एक साथ में हम दो चिड़िया को कैसे टारगेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, है ना। जब भी एक को करना है तो एक ही को टारगेट करेंगे। यहाँ पे देखो 4 जो है, 4 का 2 इमेज बन गया, 4E 4C। जैसे इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो 4C बनेगा और 4E बनेगा। इसका फर्स्ट कंपोनेंट देखो सेम आ गया, फर्स्ट दो कंपोनेंट क्या आ गया? सेम आ गया। ठीक है, तो ये आपको फंक्शन नहीं है। यहाँ देखो 1 का बी के साथ, 2 का सी के साथ, सी के, इस सब का एक एक है ना, सबका। इधर में जितना भी एलिमेंट है सबका एक इमेज इधर में यूनिक एलिमेंट, यूनिक इमेज आपको मिल रहा है ना, यूनिक इमेज आपको मिल रहा है। 1 का बी मिल रहा है, 2 का सी मिल रहा है, 3 का डी मिल रहा है, 4 का ई मिल रहा है, तो ये भी आपका फंक्शन हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये दोनों फंक्शन है, लेकिन इधर में एलिमेंट छूट जाएगा इससे मतलब नहीं है। देखो यहाँ पे ई जो है, ये किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, इधर में नहीं छूटना चाहिए। इधर में जितना भी एलिमेंट है, यानी डोमेन, डोमेन में जितना भी एलिमेंट है सबका इधर इमेज होना चाहिए। ठीक है, और एक ही इमेज होना चाहिए, एक से अधिक इमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम उसको ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो फिर 2 बार आ जाएगा, है ना, तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो बच्चों ये था फंक्शन की कहानी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो फंक्शन को टेस्ट करने का एक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोग को बताने जा रहे हैं, ग्राफ से कैसे टेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई फंक्शन एक बना हुआ, देखो यहां से इस तरह से ग्राफ बना हुआ, कोई फंक्शन है एफ एक्स, इसका ग्राफ बना हुआ है। दूसरा आपको बना हुआ है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। बच्चों एक चीज और ध्यान रखना, जो ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है, यानी एक्स का जो वैल्यू, ये डोमेन का, ये डोमेन का लाइन है। ठीक है, एक्स एक्सिस जो होता है ना, ये डोमेन का लाइन है और ये आपका रेंज का लाइन है। वाई पे जो वैल्यू मिलता है ये आपका रेंज का लाइन है और ये आपका डोमेन का लाइन है। ठीक है, तो देखो ये दोनों ग्राफ है। अब इसमें एक होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट में है कि वाई एक्सिस के पैरेलल आप इस तरह से लाइन खींचो। अगर प्रत्येक लाइन ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करता है, सिर्फ एक पॉइंट पर, देखो ये जो है ये ग्राफ है, ये लाइन सिर्फ इसको यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये लाइन सिर्फ यहाँ कर रहा है, ये लाइन सिर्फ यहाँ कर रहा है, ये लाइन यहाँ कर रहा है, ये लाइन यहाँ, एक एक पॉइंट पर उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो समझो वो फंक्शन है। ठीक है, तब वो फंक्शन है। लेकिन अगर मोर देन वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो फंक्शन नहीं होता है। जैसे यहां देखो लाइन खींचो, ये लाइन 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन का ग्राफ आपको इस तरह से नहीं बनेगा, किसी भी फंक्शन का ग्राफ आपको इस तरह से कहीं भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, उसी तरह से जैसे मान लो कि ये ग्राफ है पैराबोला का, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहां से जब लाइन खींचेंगे तो ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये भी फंक्शन आपका नहीं है ना। पैराबोला होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, वाई स्क्वायर 4ax का ये ग्राफ है, तो ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये फंक्शन नहीं है। तो बच्चों इसको बोलते हैं हम वर्टिकल लाइन टेस्ट। अगर वाई एक्सिस के लाइन, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं और वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करता है तो वो समझो कि फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है,
तो बेटा ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट था। ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट था जिसको हम लोगों ने काफी डिटेल्स में और अच्छी तरह से समझ लिया। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है, लेट ए बराबर -2 0 -1 0 1 2 and if a to z be given by fx is equal to x square minus 3x minus 3, फाइंड रेंज पहला। दूसरा, प्री इमेज ऑफ -6 -3। अच्छा ये सवाल है, ये ए का वैल्यू दिया हुआ इतना, फंक्शन है ए टू जेड, फंक्शन है ए टू जेड, डोमेन कितना हो गया, डोमेन इसमें से क्या हुआ, ए हुआ कि जेड हुआ, डोमेन आपका ए हो गया। ठीक है, और जेड क्या हो गया, को डोमेन। ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। डोमेन आपका यहां दिया हुआ है -2 -1 0 1 2। ठीक है, ए डोमेन हो गया, ये जेड को डोमेन हो गया। फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3। तो कह रहा है रेंज बताओ और प्री इमेज, इसका प्री इमेज बताना है, 6 और -3 का प्री इमेज बताना। बच्चों रेंज बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन में ये सब वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा। डोमेन, ये जो डोमेन का जो एलिमेंट है, ये सब वैल्यू इसमें पुट करके आपको इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, इसका जो वैल्यू आएगा वही आपका रेंज होगा। ठीक है, तो पहले हम -2 पुट करते हैं। देखो एफ -2 पुट करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 -3, तो हो गया 4 माइनस माइनस प्लस 6 -3 बराबर हो गया 6 4 10, यहाँ आ गया 7। अब हम -1 पुट करते हैं, एफ -1। देखो यह सब क्या होता है, ये एक्स है, ये एक्स का वैल्यू है ये सब। ठीक है, ये सब जितना है सब क्या है, एक्स है। और ये जो मिल रहा है ये आपको क्या है, वाई है ना, ये रेंज मिल रहा है। -1 इसमें पुट कर दो, तो -1 का स्क्वायर हो गया 1, यहाँ -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और -3 बराबर हो गया 1। 0 पुट करते हैं, x का वैल्यू 0 इसमें पुट करते हैं, तो 0 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 -0 -3 बराबर -3। f1 पुट करते हैं, 1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3, तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 -5। ठीक है, f2 पुट करते हैं, 2 दूनी 4 -6 -3, तो 4 में से हो गया -5। ठीक है, 4 6 3 9, 4 में से 9 हो गया -5। तो रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया आपको 7 1 -3 -5। चूंकि सेट है, सेट में दो को डिजिट को यानी दो नंबर को हम लोग नहीं लिखते हैं, उसको रिपीट नहीं करते। ठीक है, तो ये आपका रेंज आ गया। अब कह रहे प्री इमेज बताओ, 6 का प्री इमेज क्या होगा। ठीक है, 6 का प्री इमेज क्या बनेगा। बच्चों देखो प्री इमेज बताने के लिए, प्री इमेज का मतलब क्या होगा, एक्स का वैल्यू आपको बताना है। प्री इमेज का मतलब क्या हो गया, एक्स का वैल्यू। जैसे ये फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3। ठीक है, एक्स का वैल्यू आपको फाइंड करना है, प्री इमेज का मतलब एक्स का वैल्यू। ठीक है, तो मान लो कि 6 का प्री इमेज एक्स है, 6 का प्री इमेज
एक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम एक्स इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू आएगा 6। 6 क्या इमेज हो गया, 6 का प्री इमेज आपका हो गया एक्स जो इनपुट है, ठीक है। जो एक्स का वैल्यू होता है सेट ए में जो वैल्यू आता है, ठीक है, वही क्या होता है, प्री इमेज होता है, वही वैल्यू आपको प्री इमेज होता है, ठीक है। तो कह रहा 6 का प्री इमेज क्या होगा, तो 6 का प्री इमेज का मतलब हो गया कि 6 आपका इमेज है, तो प्री इमेज को मान लो कि एक्स है, 6 का प्री इमेज आपका इतना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, एफ एक्स का वैल्यू यहाँ लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 बराबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो घटाने पे -3 आना चाहिए। हम इस फॉर्मूला से बना देते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर डी बट्टा में आ गया 2a, ठीक है। माइनस माइनस प्लस रूट अंदर डी बी स्क्वायर 9 माइनस 1 इंटू 4ac, ए हो गया इतना, ये हो गया -9, बच्चों हो गया 2 इंटू 1, तो यहाँ पे आपका हो गया ए 3 प्लस माइनस 9 माइनस 9 चौ 36, 36 और 9 45, इतना हो गया 2, 3 प्लस माइनस 9 पचे 45, यहाँ हो जाएगा 3√5 बट्टा में 2, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपको आ गया 3/2 1 प्लस माइनस रूट अंदर 5, ये आपका प्री इमेज होगा, ठीक। अब देखो प्री इमेज दिया हुआ था, सेट दो दिया हुआ था -2 -1 0 1 2, ये इसमें है, ठीक है, ये इसमें है नहीं ना, है नहीं, इसका मतलब है कि 6 का इस सेट में कोई भी प्री इमेज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह से सेकंड का हम लोग देखते हैं, -3 का देखते हैं, ठीक है। मान लो कि -3 का प्री इमेज इतना है, प्री इमेज अगर निकालना तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे, ये जगह एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 बराबर -3, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इसको इधर लाएंगे तो कैंसिल हो गया, तो -3x बराबर 0, x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0, x का वैल्यू आ गया 0 3, ठीक है। अभी देखो 0 और 3, अब 0 इसमें मौजूद है, ठीक है। तो -3 प्री इमेज, -3 का प्री इमेज कितना हो गया 0, ये इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है। इमेज में यहाँ पर प्री इमेज में 3 यहाँ पे मौजूद नहीं है लेकिन 0 मौजूद है, ठीक है। तो -3 का प्री इमेज आपका कितना हो गया 0। अब बच्चों देखो इक्वल फंक्शन, दो फंक्शन इक्वल कब होता है, इक्वल फंक्शंस, इसका कंडीशन है दो फंक्शन, मान लो कि फंक्शन है, दो फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है एफ एंड जी, एफ एंड जी दो फंक्शन दिया हुआ है, तो ये दोनों इक्वल कब होगा, जब इसका डोमेन दोनों बराबर है, डोमेन ऑफ एफ बराबर डोमेन ऑफ जी। दूसरा कंडीशन कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ एफ बराबर कोडोमेन ऑफ जी, ठीक है। तीसरा कंडीशन एंड तीसरा कंडीशन कर रहा है कि एफ एक्स बराबर जी एक्स, एफ एक्स बराबर जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू देयर
कॉमन डोमेन। ये देखो बच्चों, दो फंक्शन इक्वल कब होगा? जब दोनों का डोमेन बराबर हो, दोनों का कोड डोमेन बराबर हो, और डोमेन का जो भी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे ये दोनों के लिए इसका वैल्यू बराबर हो जाएगा। ठीक है, डोमेन दोनों का तो सेम रहेगा, तो जब हम फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे तो वो दोनों वैल्यू आपका क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब हम बोलते हैं कि वो फंक्शन क्या है? आपका इक्वल है ना? दोनों इक्वल फंक्शन है। जैसे देखो, एक सेट यहां पे दिया हुआ है 1 2, बी दिया हुआ है 3 6, फंक्शन आपको डिफाइन है ए टू बी। ठीक है, और ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 2। दूसरा फंक्शन डिफाइन है ए टू बी, और ये दिया हुआ है जी एक्स दिया हुआ है 3x। ठीक है, तो बच्चों ये बताना है कि दोनों फंक्शन इक्वल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले डोमेन चेक करो, इसका डोमेन दोनों बराबर है, इसका कोडोमेन इसका कोडोमेन बराबर है। ठीक है, तीसरा इसका जो वैल्यू है, x का वैल्यू 1 x का वैल्यू 2, इस वैल्यू पे हम दोनों का वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर दोनों का वैल्यू सेम आ गया तो फंक्शन इक्वल हो गया। तो जैसे देखो f1 निकालते हैं, इसमें वैल्यू पुट करो, x का वैल्यू 1 पुट करो तो जगह 1 स्क्वायर प्लस 2 बराबर कितना आ गया? 3। अब ये वैल्यू इसमें पुट करो, ठीक है, g1, तो 3 इंटू 1 बराबर 3। देखो ये दोनों तो इक्वल हो गया। इस पॉइंट पर मतलब x बराबर 1 पे वो दोनों फंक्शन बराबर हो गया। अब दूसरा पे देखते हैं, यहाँ पे देखो तो 2 दूनी 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 आ गया, और यहाँ भी हम पुट करते हैं तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट पर, दोनों एलिमेंट पे ये gx और fx दोनों क्या इक्वल है। ठीक है, gx बराबर क्या है? fx का, इसलिए दोनों फंक्शन क्या हो गया? आपको इक्वल है। ठीक है, तो इक्वल होने के लिए आपको ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। क्वेश्चन है, कर फाइंड द डोमेन फॉर विच फंक्शन आपको दिया एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, जी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 3x। कर फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शन आर इक्वल। अगर आपको डोमेन फाइंड करना जिसके लिए दोनों फंक्शन इक्वल हो जाए, है ना, तो इक्वल क्या होगा? जब एफ एक्स बराबर जी एक्स होगा, है ना। और डोमेन, आपको डोमेन फाइंड करने का मतलब क्या है कि एक्स का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, डोमेन का मतलब एक्स, ऑल वैल्यूज ऑफ, रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, डोमेन क्या होता है? एक्चुअली जो डोमेन होता है वो ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। इसके बारे में और हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो बच्चों कह रहा है कि ये फंक्शन इक्वल होगा, तो एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो इक्वल होगा तो मतलब इतना बराबर इतना कर देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 3x, तो होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0, तो होगा 2x स्क्वायर 2 दूनी 4, या माइनस घटाने पे कितना आना चाहिए, तो 4x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 2 और माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0,
तो x प्लस 2 और 2x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से आपको x का वैल्यू कितना मिलेगा, 2 बराबर 0 और 2x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर -2 और यहाँ से x बराबर, इसको इधर ले आएंगे 1/2। तो ये दो वैल्यू मिल गया, x बराबर -2, x बराबर 1/2। ठीक है, तो x बराबर -2, x बराबर 1/2 के लिए ये फंक्शन क्या होता है आपका, इक्वल होता है। तो डोमेन में हो जाएगा -2 और 1/2। तो बच्चों एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, एफ एक्स बराबर 3x माइनस 2 x लेस देन 0, 1 x बराबर 0, 4x प्लस 1 x ग्रेटर देन 0। आपको वैल्यू फाइंड करना है f1 का, f-1 का, f0 का, f2 का। ठीक है, ये फंक्शन डिफाइन आपको f सच दैट R2R, इसका मतलब क्या हो गया, रियल नंबर से रियल नंबर, डोमेन भी आपका रियल नंबर है और कोड डोमेन भी आपका रियल नंबर है। इस तरह से फंक्शन बटा हुआ है, इसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। ठीक है, पीस वाइज फंक्शन मतलब वो टुकड़ा टुकड़ा में बटा हुआ, अलग अलग डोमेन के लिए। ठीक है, अलग अलग डोमेन का जो रेंज है उसके लिए अलग अलग फंक्शन डिफाइन है। जैसे देखो, x का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा, 0 से छोटा नेगेटिव होगा तो फंक्शन ये आपका डिफाइन है। x का वैल्यू 0 होगा तो फंक्शन ये डिफाइन है। x का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो फंक्शन आपका ये डिफाइन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। तो बच्चों देखो, मान लो ये यहाँ 0 है, अब 0 से बड़ा पॉजिटिव के लिए फंक्शन आपका ये डिफाइन है, 0 पे आपका 1 है, इधर से जो नेगेटिव है इसके लिए फंक्शन डिफाइन है 3x माइनस 2। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट में ये अलग अलग डिफाइन है, इसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। अब वैल्यू 1 देखो निकालना है। ठीक है, 1 तो इसमें लिखा हुआ नहीं है, 1 का मतलब क्या, ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा। ठीक है, इधर 1 आएगा तो ये 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा, 1 भी तो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा के लिए फंक्शन ये डिफाइन है 4x प्लस 1, 4x प्लस 1 देखो 0 से बड़ा, तो हम 1 का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, 4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू आ गया 5। अब f माइनस 1 का निकालो, -1 क्या नेगेटिव है, मतलब 0 से छोटा इधर में आएगा, जिसके लिए फंक्शन ये डिफाइन है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो 3 -1 -2 इक्वल टू -5 आ गया। ठीक है, अब हम f0, तो f0 पे वैल्यू देखो, x बराबर 0 पे वैल्यू कितना दिया हुआ 1। अब आ जाए f2, 2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा कहाँ पे है, ये वाला देखो, 0 से ये बड़ा है। ठीक है, 0 से बड़ा है और 2 भी 0 से क्या है, बड़ा है, तो इसके लिए ये फंक्शन डिफाइन है, तो यहाँ पे हम 2 का वैल्यू पुट कर देंगे, तो 4 दूना ठीक 9 हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इस फंक्शन का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, ये इसको पीस वाइज फंक्शन बोला जाता है। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शन को पूरी अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना।